नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा समय जब गंगा घाटी में बहुत कुछ बदल रहा था, बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम दौर था। एक तरह से नींव रखी जा रही थी और इसमें लोहे का जो इस्तेमाल शुरू हुआ उसने तो जैसे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था। हाँ, और इसी दिलचस्प दौर को समझने के लिए आज हम जिस दस्तावेज पर बात करेंगे उसका नाम है षोडश महाजनपद और द्वितीय नगरीकरण। हाँ, तो हमारा मकसद है ये देखना कि भाई लोहे ने समाज को कैसे बदला, ये 16 महाजनपद, ये बड़े बड़े राज्य कैसे बने, और ये जो बार बार शब्द आका है द्वितीय नगरीकरण, ये आखिर था क्या। ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि सिर्फ एक धातु लोहा, उसने खेती बदली, जीने का तरीका बदला, और फिर ये 16 महाजनपद। कौन थे ये लोग, क्या थी इनकी कहानी? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत द्वितीय नगरीकरण से ही करते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, पर इसे समझना जरूरी है। हाँ, ये द्वितीय क्यों कहा जाता है? मतलब पहला भी था कोई? बिल्कुल सही सवाल। पहला नगरीकरण हम मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता। वो तो बहुत पहले की बात है। हजारों साल पहले। हाँ, लेकिन उसके खत्म होने के बाद एक लंबा गैप आया, बड़े शहर जैसे गायब से हो गए। फिर करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, खास तौर पर गंगा घाटी में फिर से शहर तेजी से बसने लगे, बड़े होने लगे। तो इसी को इतिहासकार कहते हैं दूसरा नगरीकरण। अच्छा, और इस बार वजह क्या थी? क्या हड़प्पा से अलग थी? काफी अलग थी। इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था लोहा। लोहा कैसे? देखिए, लोहे के मजबूत औजार बने, जैसे हल में लोहे का फाल लगा, कुल्हाड़ियां बनी। इनसे गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना आसान हो गया। जमीन बहुत उपजाऊ थी वहां की। तो मतलब खेती ज्यादा होने लगी? कहीं ज्यादा। इसे कहते हैं कृषि अधिशेष, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और जब खाने की चिंता कम होती है तो लोग दूसरे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आबादी बढ़ी, लोग एक जगह बसने लगे, गांव बड़े हुए, कस्बे बने, फिर शहर। अब सिर्फ किसान नहीं थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, सैनिक थे, शासक थे। एक पूरा सिस्टम डेवलप होने लगा और इसी से इलाकाई पहचान भी मजबूत हुई। मतलब हम इस इलाके के हैं। यही आगे चलकर महाजनपदों का बेस बना। क्या इस दौर की कोई खास पहचान है? जैसे खुदाई में कुछ मिलता हो जिससे पता चले कि हाँ, ये वही समय है? हाँ, दो चीजें बहुत खास हैं। एक तो है वो उत्तरी काले चमकीले मिट्टी के बर्तन, NBPW कहते हैं इनको, हाँ। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अच्छा, ये कैसे होते थे? ये बहुत ही फाइन पॉटरी थी, एकदम चिकनी काली चमकदार सतह, जैसे मेटल की हो। ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी और शायद अमीरी का भी प्रतीक थी। मतलब ये कोई आम बर्तन नहीं थे। और दूसरी चीज? दूसरी चीज है आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स। सिक्के? मतलब पैसा आ गया था? हाँ, ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। चांदी या तांबे के टुकड़ों पर अलग अलग निशान, जैसे पेड़, पहाड़, मछली, बैल, ऐसे चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। तो इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये बताता है कि अब सिर्फ चीजों की अदला बदली, बार्टर सिस्टम, उससे काम नहीं चल रहा था। व्यापार इतना बढ़ गया था कि एक स्टैंडर्ड करेंसी की जरूरत थी। तो ये NBPW, बर्तन और आहत सिक्के, ये दोनों ही उस वक्त हो रहे बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव के सबूत हैं। तो इसी गहमा गहमी वाले माहौल में ये 16 महाजनपद सामने आए। अच्छा, इनके बारे में सबसे पहले पता कहाँ से चलता है? कौन से ग्रंथों में जिक्र है? सही पकड़ा। इसी बदलाव के दौर में ये बड़े बड़े राज्य उभरे। दस्तावेज बताता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से भी पहले ये 16 महाजनपद बन चुके थे। और जानकारी के मेन सोर्स हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, हाँ, ये नाम सुना है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों की बाकायदा लिस्ट दी हुई है। क्या लिस्ट बिल्कुल एक जैसी है दोनों में? ज्यादातर नाम कॉमन है, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी। ये नाम दोनों लिस्ट में हैं। लगता है ये उस वक्त सबसे ज्यादा जाने पहचाने या ताकतवर राज्य रहे होंगे। लेकिन कुछ फर्क भी होगा। हाँ, थोड़े फर्क हैं। जैसे एक और बौद्ध टेक्स्ट है महावस्तु, उसमें गांधार और कंबोज की जगह शिवी और दशारण का नाम है। तो हो सकता है अलग अलग टाइम पर या अलग अलग इलाकों में थोड़ी बहुत लिस्ट बदलती रही हो, पर 16 की संख्या काफी स्थापित है। 16 तो ठीक है, पर क्या ये सब एक जैसे थे? मतलब शासन कैसे चलता था इनमें? राजा ही होते थे सब जगह? नहीं, यहीं पे मजेदार बात है। इन 16 में से 14 में तो राजतंत्र था, मोनार्की, मतलब राजा का बेटा राजा। और बाकी दो? बाकी दो, वज्जी और मल्ल, ये गणराज्य थे। रिपब्लिक कह सकते हैं एक तरह से। गणराज्य मतलब वहाँ राजा नहीं था? ये कैसे काम करता था? हाँ,
वहां कोई एक खानदानी राजा नहीं होता था। माना जाता है कि वहां जो बड़े या कुलीन परिवार थे, उनके प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाते थे। एक तरह की कलेक्टिव रूलिंग थी। उस जमाने के हिसाब से ये काफी अलग और एडवांस सिस्टम था। दिलचस्प। और ये फैले कहाँ थे? क्या सब गंगा के किनारे ही थे? ज्यादातर तो गंगा घाटी में ही थे, करीब 10। जाहिर है वो सबसे उपजाऊ और अहम इलाका बन गया था। लेकिन कुछ बड़े राज्य घाटी से बाहर भी थे, जैसे दक्षिण में अशमक, गोदावरी नदी के किनारे। ये अकेला महाजनपद था जो विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में था। अच्छा, दक्षिण तक? हाँ। फिर मध्य भारत में अवंती और चेदी थे। पश्चिम में मत्स्य यानी आज का राजस्थान का इलाका, और उत्तर पश्चिम में जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां गांधार और कंबोज थे। तो फैलाव काफी था। एक और बात, इस समय तक जो पुरानी वैदिक संस्थाएं थी ना, सभा और समिति, हाँ, ऋग्वेद में जिक्र आता है उनका। वो अब कमजोर पड़ रही थी। वो छोटे कबीलों के लिए ठीक थी, पर इतने बड़े बड़े राज्यों को चलाने के लिए वो सिस्टम काफी नहीं था। अब नई तरह की शासन व्यवस्थाएं बन रही थी। इन 16 में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे? दस्तावेज साफ कहता है कि 4 राज्य बहुत पावरफुल हो गए: मगध, कोशल, वत्स और अवंती। मगध, कोशल, वत्स, अवंती। हाँ, और दिलचस्प बात यह कि इन चारों में राजतंत्र ही था, गणराज नहीं। और फिर इन चारों में भी लंबी रेस में मगध सबसे आगे निकल गया। उसने धीरे धीरे बाकियों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। मगध की कहानी तो सुनेंगे ही, पर आपने कहा कोशल, अवंती और पांचाल की 2-2 राजधानियां थी। ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद राज्य बहुत बड़ा था तो प्रशासन के लिए 2 सेंटर बना दिए हों, या हो सकता है मौसम के हिसाब से राजधानी बदलते हों, या फिर राज्य के 2 अलग-अलग हिस्सों पर पकड़ बनाए रखने के लिए। कई कारण हो सकते हैं। चलिए, अब कुछ बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। काशी से शुरू करें। बनारस की तो आज भी अपनी खास जगह है। बिल्कुल। काशी यानी आज का वाराणसी और आसपास का एरिया। मगध के पावरफुल होने से पहले एक जमाने में काशी खुद बहुत ताकतवर था। ब्रह्मदत्त जैसे राजाओं का जिक्र आता है वहां। राजधानी वाराणसी वरुणा और असी नदियों के बीच, नाम ही वहीं से पड़ा है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना लगता है। तो क्षेत्र भी कहते थे। और ये शहर उस वक्त सूती और रेशमी कपड़ों के लिए बड़ा फेमस था। घोड़ों का व्यापार होता था। यहां तक कि बौद्ध भिक्षुओं के जो गेरुए वस्त्र होते थे, वो भी यहीं बनते थे। तो मतलब ट्रेड और रिलीजन दोनों का बड़ा सेंटर था। लेकिन ये अपनी ताकत बनाए नहीं रख पाया। नहीं, पहले इसे कौशल ने हराया और फिर आखिरकार मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे पूरी तरह अपने राज्य में मिला लिया। काशी की कहानी एक तरह से मगध के उदय की कहानी से जुड़ जाती है। काशी के बाद कौशल का नंबर आता है। वो भी काफी ताकतवर था। हाँ, कौशल। ये आज का जो अवध क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद के आसपास, वो इलाका था। इसकी भी 2 राजधानियां थी, एक श्रावस्ती उत्तर में और दूसरी कुशावती दक्षिण में। वैसे रामायण में राजधानी अयोध्या या साकेत बताई जाती है। श्रावस्ती का नाम तो बौद्ध धर्म से बहुत जुड़ा है। के खंडहर मिले हैं वहां। सरयू नदी इस राज्य को 2 हिस्सों में बांटती थी। और यहाँ के राजा प्रसेनजीत, उनका बुद्ध से खास रिश्ता था। हाँ, राजा प्रसेनजीत बुद्ध के हमउम्र थे, कंटेम्प्रेरी, और उनके फॉलोअर भी बने। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में तो उनका एक बड़ा फेमस कोट है। वो कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ। इससे पता चलता है कि काफी करीबी थी। प्रसेनजीत की अपनी कहानी भी बड़ी उतार चढ़ाव वाली लगती है। बहुत ज्यादा। एक तरफ तो उन्होंने अपनी बेटी वजीरा की शादी मगध के राजा अजातशत्रु से की और काशी दहेज में दिया। दूसरी तरफ एक कहानी है कि वो शाक्य कुल में शादी करना चाहते थे, जो बुद्ध का कुल था, पर शाक्यों ने अपनी राजकुमारी की जगह धोखे से एक दासी जिसका नाम वासवखतिया या मल्लिका था, उससे उनकी शादी करा दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसी दासी से एक बेटा हुआ, विडूढ़भव। जब विडूढ़भव को पता चला कि उसकी माँ राजकुमारी नहीं दासी थी, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बदला लेने के लिए शाक्यों पर हमला किया और कहते हैं कि उनका लगभग नाश कर दिया। बाप रे। हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वापस आते हुए विडूढ़भव अपनी पूरी सेना के साथ नदी में डूब गया। और तो और, इसी विडूढ़भव ने पहले अपने पिता प्रसेनजीत को भी गद्दी से हटा दिया था। मतलब पूरी ट्रेजेडी है। और आखिरकार इतना सब होने के बाद कौशल भी मगध में मिल गया। अगली कहानी अंग महाजनपद की। अंग, ये आज के बिहार में भागलपुर और मुंगेर का इलाका है। राजधानी थी चंपा। चंपा, ये नाम भी सुना हुआ है। हाँ, बुद्ध के समय के जो 6 बड़े महानगर गिने जाते थे, उनमें चंपा का नाम था। कहते हैं इसकी प्लानिंग वास्तुकार महागोविंद ने की थी।
पुराणों में इसका एक और नाम मालिनी मिलता है। चंपा नदी इसे मगध से अलग करती थी, मतलब ये मगध का पड़ोसी था। क्या इसने मगध का मुकाबला किया? कुछ वक्त के लिए तो किया। वह का राजा था ब्रह्मदत्त, जिसने मगध को हराया भी था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ये मगध के विस्तार की शायद पहली बड़ी जीत थी। और अब आते हैं मगध पर, जो आखिरकार सबका बॉस बना। मगध यानी आज का पटना और गया जिला। जैसा हमने देखा, ये शुरू से ही अहम था। लोकेशन इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक थी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर, पानी की कमी नहीं। ट्रेड रूट पर, पास में राजगीर की पहाड़ियों में लोहे की खानें थी। अच्छा, लोहे का सोर्स पास में था। हाँ, तो हथियार और औजार बनाने में आसानी थी। जमीन उपजाऊ थी ही, और जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे, जो उस जमाने में सेना के लिए समझिए टैंक जैसे थे। तो मगध के पास सफल होने के सारे इंग्रेडिएंट्स थे, और उसने धीरे धीरे काशी, अंग, कौशल, वज्जी, अवंती सबको अपने में मिला लिया। वेदों में इसका जिक्र कैसे है? अथर्ववेद में इसका जिक्र अंग के साथ ही आता है, और वहां के लोगों को व्रात्य कहा गया है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है ये साफ नहीं है, पर शायद ये उन लोगों के लिए यूज होता था जो थोड़ी अलग तरह के परंपराएं मानते थे, पूरी तरह वैदिक नहीं थे। मगध, कौशल, अवंती के अलावा चौथा बड़ा राज्य आपने वत्स बताया था। जी, इसकी क्या खास बात थी? वत्स ये आज का प्रयागराज यानी इलाहाबाद और बांदा के आसपास का इलाका था। यहाँ पौरव वंश के राजा उदयन का राज था। ये भी बुद्ध के समय के थे। कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। राजा उदयन? जी, इनका नाम तो कहानियों में बहुत आता है। हाँ, उदयन अपनी लव स्टोरी के लिए बहुत फेमस हुए। अवंती के राजा प्रद्योत की बेटी थी वासवदत्ता। उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी, उदयन का वीणा बजाना, वासवदत्ता का मोहित होना, फिर उदयन का उसे भगा ले जाना। इस पर महाकवि भास ने संस्कृत का बहुत मशहूर नाटक लिखा है, स्वप्न वासवदत्ता। अच्छा, इतना ही नहीं, बाद में राजा हर्ष ने भी अपने 2 नाटकों रत्नावली और प्रियदर्शिका का हीरो उदयन को ही बनाया। तो वो इतिहास से ज्यादा साहित्य में अमर हो गए, एक रोमांटिक हीरो की तरह। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। हाँ, कौशाम्बी। ये भी एक बड़ा शहर था, व्यापार का बड़ा केंद्र। इसे लखपति व्यापारियों का नगर कहते थे। सोचिए, और ये सूती कपड़ों के लिए खास तौर पे जाना जाता था। यहाँ खुदाई में भी कुछ खास मिला है। हाँ, यहाँ एक बाज के आकार की यज्ञ वेदी मिली है, जिसे शयनचिति कहते हैं। ये खास तरह के वैदिक यज्ञों में इस्तेमाल होती थी। एक कहानी ये भी है कि जब हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गया था, तो कुरुवंश के राजा निचक्षु यहीं कौशाम्बी आकर बस गए थे और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो वत्स का क्या हुआ आखिर में? इसे इसके पड़ोसी अवंती ने जीत लिया, तो ये भी आजाद नहीं रह पाया। आपने शुरू में गणराज्यों का जिक्र किया था, वज्जी उनमें से एक था। ये संघ कैसे काम करता था, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, वज्जी ये कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 8 छोटे छोटे राज्यों या कुलों का एक संघ था, एक कन्फेडरेशन। वज्जी शब्द का मतलब भी शायद पशुपालक समुदाय होता है। 8 राज्यों का संघ, कौन कौन थे इसमें? इसमें सबसे ताकतवर थे वैशाली के लिच्छवी, फिर मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जात्रिक, जहां से महावीर स्वामी थे। ये 3 सबसे प्रमुख थे। गंगा नदी से मगध से अलग करती थी। एक बौद्ध ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी, उसमें इन्हें अट्ठुकुलिक यानी 8 कुलों का संघ कहा गया है। और दूसरा गणराज्य मल्ल था? बिल्कुल, मल्ल गणराज्य वज्जियों के थोड़ा उत्तर पश्चिम में था। आज का जो देवरिया जिला है यूपी का, वो इलाका। इसकी भी 2 ब्रांच थी, एक पावा के मल्ल और दूसरे कुशीनारा के मल्ल। पावा और कुशीनारा, ये नाम तो जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, कुशीनारा में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और पावा में महावीर स्वामी का। तो ये दोनों जगहें और ये मल्ल गणराज्य दोनों धर्मों के लिए बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण हो गए। आज कुशीनारा की पहचान कसिया से और पावा की पदरौना से की जाती है। कहते हैं ककुथ्या नाम की नदी इन दोनों हिस्सों को अलग करती थी। अवंती की बात बीच में रह गई थी, ये भी तो बहुत शक्तिशाली था ना? हाँ, अवंती यानी आज का पश्चिमी और मध्य मालवा, उज्जैन वाला इलाका। इसकी भी 2 राजधानियां थी, उत्तर में उज्जैनी यानी उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती। इनके बीच वेत्रवती नदी मतलब बेतवा नदी बहती थी। यहाँ का राजा प्रद्योत बड़ा धाकड़ था, सुना है। चंडू प्रद्योत, उसे महासेन भी कहते थे। बुद्ध के समय का था और वाकई बहुत ताकतवर माना जाता था। चंड मतलब दुस्सैल या भयानक। अच्छा, कहते हैं वो बाद में बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन के प्रभाव में आके बौद्ध बन गया था।
एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब प्रद्योत बहुत बीमार पड़ा, पीलिया हो गया था शायद, तो मगध के राजा बिंबिसार ने, हालांकि वो उसका दुश्मन था, फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपने मशहूर राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था उसके इलाज के लिए। वाह, मतलब दुश्मनी में भी थोड़ी सभ्यता थी। हाँ, ये उस जमाने की डिप्लोमेसी भी दिखाता है। प्रद्योत ने वत्स के राजा उदयन को हराया भी था, पर बाद में उदयन ने उसी की बेटी वासवदत्ता से प्रेम विवाह कर लिया, तो रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स थे, लड़ाई भी, रिश्तेदारी भी। अवंती काफी समय तक मगध को टक्कर देता रहा, पर आखिरकार शिशुनाग वंश के राजाओं ने इसे भी मगध में मिला लिया। ये तो हो गए 4-5 बड़े खिलाड़ी। बाकी के जो महाजनपद थे, उनके बारे में भी कुछ खास बातें जल्दी से जान लेते हैं। जरूर, संक्षेप में देखें तो ये आज का बुंदेलखंड, यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका जिक्र महाभारत में है। अस्सक या अश्मक, ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। अकेला महाजनपद जो विंध्य के दक्षिण में था, इसे बाद में अवंती ने जीता। दिल्ली मेरठ का इलाका, राजधानी हस्तिनापुर, महाभारत वाले कुरु यहीं के थे। रोहेलखंड का क्षेत्र, मशहूर शहर कन्नौज यहीं था। इसकी भी 2 राजधानियां थीं। द्रौपदी यहीं की थी, पांचाली। जयपुर अलवर का इलाका, राजधानी विराटनगर, महाभारत में पांडवों ने यहीं अज्ञातवास किया था, ये भी बाद में मगध में मिल गया। और शूरसेन, मथुरा का इलाका, यदुवंश का शासन था, कृष्ण यहीं से जुड़े हैं। पिशावर रावलपिंडी, आज का पाकिस्तान। राजधानी तक्षशिला, जो उस वक्त पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा सेंटर थी, यूनिवर्सिटी जैसी। यहाँ के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती को हराया था और मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भी भेजा था। ये गांधार के भी उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पास का इलाका माना जाता है। ये अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर थे। कौटिल्य ने इन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी, इसका क्या मतलब? मतलब वो लोग जो वार्ता यानी खेती, पशुपालन, व्यापार और शस्त्र यानी युद्ध दोनों से अपना जीवन चलाते थे। मतलब जरूरत पड़ने पर लड़ते भी थे। अच्छा, अब वापस उन गणराज्यों पर आते हैं। वज्जी और मल्ल, इनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रों से अलग कैसे थी? आपने कहा वज्जी में 8 कुल थे। हाँ, ये सिस्टम काफी अलग और इंटरेस्टिंग था। बौद्ध साहित्य में ऐसे 10 गणराज्यों का जिक्र मिलता है। 8 वज्जी संघ के हिस्से थे और 2 मल्ल के। वैशाली के बारे में तो एक जगह लिखा है कि वहां की जो मेन सभा थी, उसमें 7,707 राजा होते थे। 7,707 राजा? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये संख्या शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बताई गई हो, अतिशोक्ति हो, पर इसका मतलब यह है कि शासन में बहुत सारे लोग शामिल थे। ये राजा शायद उन कुलीन परिवारों के मुखिया या प्रतिनिधि होते थे जो मिलकर फैसले लेते थे। तो पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं थी। क्या उनका न्याय का सिस्टम भी अलग था? वजी संघ की न्याय व्यवस्था तो बहुत ही विकसित बताई गई है। कहते हैं कि अगर किसी पर कोई इल्जाम लगता था तो उसे सजा देने से पहले 8 अलग अलग अधिकारियों या अदालतों से गुजरना पड़ता था। हर लेवल पर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलता था। अगर कहीं भी वो दोषी पाया गया तभी सजा मिलती थी। आखिरी फैसला शायद संघ के प्रमुख का होता था। बाप रे, 8 लेवल की सुनवाई। हाँ, बहुत डिटेल प्रोसेस था। जजों को सूत्रधार कहते थे और जो फैसले होते थे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था एक किताब में, जिसे पवेनी पोटक कहते थे। और ये सभाएं कैसी चलती थीं? मीटिंग वगैरह? इनकी मीटिंगें खास हॉल में होती थी, जिसे संस्थागार कहते थे। वहां सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए एक अफसर होता था, आसन पन्नापक। आसन पन्नापक। हाँ, और अगर किसी मुद्दे पर सब लोग सहमत नहीं होते थे तो वोटिंग होती थी। इसके लिए भी एक अफसर था, शलाका ग्राहपक। वो रंगीन लकड़ियां, जिन्हें शलाका कहते थे, वो बांटता था। फिर उनको गिनकर पता चलता था कि बहुमत किधर है। मतलब उस जमाने में वोटिंग सिस्टम था? बिल्कुल। और सलाह देने के लिए अष्टकुलक नाम की एक कमेटी भी होती थी, जिसमें शायद 8 प्रमुख कुलों के प्रतिनिधि होते थे। तो यह काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। बड़े विद्वानों ने इन गणराज्यों को कैसे देखा? कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वज्जी और मल्ल को राज शब्दोपजीवी कहा है। मतलब वो जो राजा शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, पर असल में उनका सिस्टम राजतंत्र वाला नहीं है। एक तरह से वो कह रहे थे कि ये नाम के राजा हैं। वहीं एक जैन ग्रंथ है आचरण सूत्र, वो जैन भिक्षुओं को सलाह देता है कि गणराज्यों वाले इलाकों में ज्यादा मत रुको। शायद वहां नियम कानून ज्यादा सख्त थे या फिर माहौल हमेशा स्टेबल नहीं रहता था। पाणिनि ने इन्हें आयुधजीवी कहा है, यानी हथियारों के बल पर जीने वाले। तो जाहिर सी बात है, इन 16 महाजनपदों में, चाहे वो राजतंत्र हो या गणराज्य,
आपस में खूब लड़ाई झगड़ा चलता रहता होगा सत्ता के लिए। बिल्कुल, ये दौर लगातार संघर्ष का भी था। हमने देखा ही, काशी को पहले कौशल ने, फिर मगध ने जीता। वत्स पर अवंती ने कब्जा किया। मत्स्य और चेदी में लड़ाई थी। अवंती और अश्मक भी आखिरकार मगध के हाथों हारे। कोई बड़ी लड़ाई का जिक्र है? हाँ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में एक बहुत बड़ी लड़ाई का जिक्र है। मगध के राजा अजातशत्रु से लड़ने के लिए लिच्छवियों, वज्जी संघ के नेता, ने 36 राज्यों का एक महागठबंधन बनाया था। सोचिए, 36 राज्य एक तरफ और मगध एक तरफ। कौन कौन थे इस महागठबंधन में? उसमें 9 लिच्छवी कुल थे, 9 मल्ल कुल थे और 18 काशी कौशल के गणराज्य थे। लेकिन मगध की बढ़ती ताकत, उसकी शायद बेहतर सेना, बेहतर लीडरशिप, ज्यादा संसाधन, इन सब के सामने ये गठबंधन टिक नहीं पाया और धीरे धीरे एक एक करके ज्यादातर महाजनपद मगध साम्राज्य का हिस्सा बनते चले गए। तो कुल मिलाकर अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को देखें तो ये एक ऐसा कैनवस है जहां लोहे ने क्रांति ला दी, बड़े बड़े शहर फिर से बसे, जिसे हमने द्वितीय नगरीकरण कहा, और कई ताकतवर राज्य उभरे। महाजनपद, कुछ में राजा थे, कुछ में अनोखे गणराज्य थे। हाँ, हमने काशी की शान और उसके ढलान को देखा, कौशल के नाटकीय किस्से सुने, वत्स के राजा उदयन की प्रेम कहानियों का जिक्र किया, अवंती की ताकत को समझा और वज्जी व मल्ल जैसे गणराज्यों की खास शासन व्यवस्था को जानने की कोशिश की। और ये भी समझा कि कैसे इनके आपसी झगड़ों ने और खास तौर पे मगध के असाधारण उदय ने आखिरकार इस पूरे राजनीतिक नक्शे को ही बदल दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं, राजधानियों और लड़ाइयों का ही समय नहीं था। ये वो समय भी था जब बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक सामने आए, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। हमने देखा भी कि प्रसेनजीत और प्रद्योत जैसे बड़े राजा भी बुद्ध से कितने प्रभावित थे। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। व्यापार फल फूल रहा था, कला के नए रूप सामने आ रहे थे, शासन चलाने के नए नए तरीके आजमाए जा रहे थे। तो ये सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बुनियाद रखने वाला दौर था भारतीय इतिहास का। मॉडल मौजूद थे। एक तरफ मगध जैसा सेंट्रलाइज सिस्टम था, तो दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणराज्य थे, जिनकी अपनी ही एक जटिल और शायद ज्यादा भागीदारी वाली व्यवस्था थी। सही कहा। और इन स्रोतों में सिर्फ राजाओं और युद्धों की बातें नहीं है, हमें शहरों की प्लानिंग का पता चलता है। जैसे चंपा का व्यापार के बारे में पता चलता है, कपड़े, घोड़े, न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे वज्जी संघ की। यहाँ तक कि उस समय की सामाजिक सोच की भी झलक मिलती है, जैसे व्रात्य किन्हें कहा जाता था या गणराज्यों को लोग कैसे देखते थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को। अगर हम इतिहास को सिर्फ बड़ी राजनीतिक घटनाओं और बड़े राजाओं की कहानी की तरह न देखें, बल्कि इन छोटी छोटी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करें, जैसे व्यापार, शहर, न्याय, अलग अलग शासन प्रणालियां, तो महाजनपद काल की हमारी समझ कितनी अलग और शायद कितनी ज्यादा गहरी हो सकती है, इस पर जरूर सोचेगा।